आपने यहाँ सुना होगा और आपके चैनल के मैं फिर से बता देती हूँ कि लगभग 1 साल का वक्त हो गया है जब मैंने जी मीडिया को अलविदा कहा था। और आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक सहाफ़ी हैं, वाकई में अगर आप अपने आप को सहाफ़ी बोलते हैं तो आप जो फ़िलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं उसे मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं कहती हूँ, उसमें आप बिल्कुल भी हिस्सा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ वो नहीं कहने दिया जाता है जो वाकई में हक़ की सच की आवाज़ है। वो सरकार से सवाल पूछने की वहाँ पर इजाज़त नहीं होती है और आपको बाज़ाब्ता तौर पर एक कठपुतली की तरह वहाँ बना दिया जाता है, सामने लिख दिया जाता है और आपको सिर्फ पढ़ना होता है। वो जो कुछ भी लिख दें आपको सिर्फ पढ़ना होता है और सवाल पूछने का हक़ नहीं होता है। तो यही तमाम चीज़ें थी। मुझे लगा कि 17 साल जिस प्रोफेशन को मैंने दिए हैं उसके साथ मैं बेईमानी करूँगी अगर मैं यहाँ पर और कुछ दिन रहती हूँ, और इसीलिए CA NRC के दौरान मैंने ये फ़ैसला किया, जिस तरह की लगातार गोदी मीडिया की रही, कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है और मैंने उसको अलविदा कहा और आज़ाद जो पत्रकारिता है उसको मैंने कोई नया चैनल वगैरह शुरू किया या किसी नया चैनल? जी, द नेशन नाम का एक चैनल है, द नेशन जी। लगभग उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आप तमाम जो व्यूवर्स हैं उनकी ये मोहब्बत है कि वो साथ जुड़े हैं, हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आगे भी इसी तरह से हम जो पत्रकारिता जिसको कहा जाता है वो आप तक पहुँचाते रहें। इस तरह की हम रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आएँ जहाँ पर इस तरह से जहाँ लोगों की आवाज़ को दबा रही है या जो दबे कुछ लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ नहीं पहुंच पाती है, उनकी आवाज़ को हम आप तक पहुंचाएं। जो किसान हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देखा, हमने वहां रिपोर्टिंग की है। इतना लंबा वक्त हो गया है, किसान वहां पर बैठे हुए हैं और आप ये देखें कि बहरी सरकार उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब CA NRC हो रहा था तब उनको टेररिस्ट कहा गया था, दहशतगर्द कहा गया था, पाकिस्तानी कहा गया था। अब किसान हैं तो उनको भी खालिस्तानी, दहशतगर्द और अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जा रहा है। तो यानी कि जो कोई भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगा, जो कोई भी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करेगा या आंख में आंख मिलाकर ये पूछेगा ये आपने क्यों किया, उन सबको इसी कैटेगरी में दरअसल रख दिया जाता है और एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है उसके इर्द गिर्द गढ़ा जाता है। बुशरा खानम जी ने जो एक कदम लिया है ये इट इज़ लॉडेबल, बिकॉज आज के ज़माने में लोग ये कदम नहीं लेते। लोगों को चिंता होती है, फ़िक्र होती है कि भाई हमारी रोज़ी रोटी का क्या होगा। तो बुशरा जी ने ये बोला कि चलिए मैं थोड़े कम कमा लूँगी लेकिन अपनी इज़्ज़त बरकरार रहेगी, अपनी इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो अभी जो हम लोग सब जो बात कर रहे थे स्पीकर्स, वो इंटेग्रिटी इन जर्नलिज्म की बात कर रहे थे, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक आर्म है सोसाइटी को उसकी कॉन्शियसनेस रिमाइंड करना कि सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी होती है, समाज की क्या जिम्मेदारी होती है कि न्यूज़ की आप जो है उसको ट्रांसमिट करिए, रिपोर्टाज करिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह की न्यूज़, इस तरह की रिपोर्टाज नहीं हो रही है। अभी जो मीडिया, बहुत चैनल्स हैं वो एक प्रोपेगेंडा आम बन गए हैं गवर्नमेंट के। वो गवर्नमेंट से अहम सवाल नहीं करे, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गए हैं जो उनकी गवर्नमेंट की तारीफ़ें करते हैं, तारीफ़ों के पुल जो हैं वो एकदम बांध देते हैं, कोई उनका प्रश्न नहीं करता और कठिन जो प्रश्न होते हैं जो करने चाहिए पत्रकारों को वो नहीं हो रहे हैं। तो ये हमने कुछ इश्यूज़ जो है रेस की हैं और होप कर रहे हैं कि भाई इतने जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सबवर्ट हो रहे हैं वो बच के रहें, ताकि हम लोग जो लोकतंत्र में जो विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में जो विश्वास करते हैं, वो थोड़ा बरकरार रहे, वो मजबूत रहे। जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहा है और आपका जो है पॉलिटिकल से भी नाता है, तो आज के इलेक्शन के बारे में और यहाँ के जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए, ताकि यहाँ हुकूमत किसकी बनेगी। देखिए अभी हुकूमत तो 2 मई को पता चलेगा हुकूमत किसकी बनेगी। अभी जो भी हुकूमत बने एक सेक्युलर प्रोग्रेसिव हुकूमत बने जो अपने सिटीजन्स का ख्याल रखे और जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं समाज में, जो बंटवारा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि बंगाल में बुद्धिजीवी हैं, उनका सोच विचार अलग है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो कुछ यहाँ पे राज्य बचे हुए हैं जिनका एक प्रगति दिशा में चल रहे हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार है या वातावरण है वो नहीं आना चाहिए बंगाल में। बात ये थी कि 8 फेजेस में इलेक्शन होना, इसका मतलब ये था कि हम लोग वेस्ट बंगाल में वायलेंस ना देख पाए, हिंसा नहीं देख पाए। आज ही हादसा हुआ है कि 4 लोगों को मारा गया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि एक नागरिक या वोटर लोग या जो भी हैं अपना
जहाँ पर इतना हिंसा हो रही है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो भी बंगाल जैसे स्टेट जो एक मिसाल बन के रहता है बाकी स्टेट्स के लिए। तो बहुत अफसोस की बात है, और आगे भी आशा करती हूँ बाकी फेजेस में इस तरह की हिंसा की घटना हो, कोई भी करप्शन, कोई भी इस तरह का माहौल ना हो ताकि रिगिंग हो या कुछ इस तरह का कोई एलिगेशन लगे। बहुत साफ सुथरा तरीके से लोग महफूज रहें और जाके अपना वोट डाल सकें। मेरे ख्याल से इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के सहाफ़ियों को इस्तकबालिया देने की, उनकी मॉरल इनकरेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जो जिस तरह की सहाफ़त कर रही हैं उसके लिए बहुत गट्स चाहिए। इस तरह के लोग सामने आए। मैं जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, मेरे ख्याल से अभी आज के दिन में जब हम ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल बताएं एक आइडियल जर्नलिस्ट का बच्चों को, तो ये नाम हमारे सामने हैं, जैसे रविश कुमार हो गए, ओम थानवी वगैरह के बारे में हम बातें करते थे। तो अभी जो ये फ्रेश जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट आई हैं जिनको सोशल मीडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेटफॉर्म दिया है, जो अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और मेरी ये भी सबसे गुजारिश होगी कि इस तरीके के जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, क्राउड फंडिंग के ज़रिए हो या जिस तरह का भी सपोर्ट हम कर सकते। जो दौर गुजर रहा है आप सब जानते हैं कि एक डर, भय, नफ़रत और उसके साथ साथ जो है एक ऐसे दौर जहां गोदी मीडिया छाई हुई है। और आज के दौर पे जो लोग अगर टीवी चैनल जब ऑन करते हैं, न्यूज़ चैनल जब ऑन होता है, तो वो चैनल देखते हैं जो चैनल सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर किसी पार्टी की या एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो सिर्फ जो है उसके फेवर में बात करती है और ये डर और नफ़रत को फैलाने का काम करता है और हक़ की कोई बात नहीं उठा रहा है। उस वक्त हमारे बीच एक ऐसी जर्नलिस्ट जिन्होंने गोदी मीडिया को जो है लात मार दिया, अज़ीज़ सलाम जैसे चैनल को जो है लात मार दिया, सिर्फ अपनी ज़मीर को बका रखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ज़मीर के साथ सौदा नहीं कर सकती थी और अपनी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए उन्होंने इसको लात मार दिया। और एक द नेशन जैसे चैनल इसके साथ मिलकर आज वो काम कर रही हैं, जहाँ उनको जो है ऐशो आराम, शोहरत वगैरह सब मिल रहा था, वो सब छोड़कर आज एक ऐसे चैनल के साथ है जहाँ पे जर्नलिज्म करने के लिए उनको बाइक में जाना पड़ रहा है या ट्रेन में जाना पड़ रहा है या ट्राम में जाना पड़ रहा है। कलकत्ता में जब वो आई हैं तो ऐसे जर्नलिज्म वो कर रही हैं सिर्फ किस लिए? सिर्फ एक वजह है, वो है कि हक़ की आवाज़ के लिए, सच्चाई के लिए, लोगों के लिए, जो एक्चुअल जर्नलिज्म है उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम ऐसे लोगों को सलाम पेश करते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है, जो समाज के हम लोग जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं या सोशल वर्कर्स कहते हैं, तो ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम अगर ऐसे लोगों को नहीं सराहेंगे, ऐसे लोगों की अगर तारीफ़ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को अगर हम इस्तकबालिया नहीं देंगे, फेलिसिटेट नहीं करेंगे, तो इनको इनकरेजमेंट कैसे मिलेगा? तो हमारा ये फ़र्ज़ था, मैं अपने ये फ़र्ज़ समझते हुए वसीम भाई के साथ मिलकर ह्यूमन फाउंडेशन के तहत और द होप एंड फेथ फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने उनको इस्तकबालिया दिया है क्योंकि वो आज हमारे शहर में मौजूद है और यहाँ भी उन्होंने जो है हक़ की आवाज़ उठाई है, आवाज़ उठाते हुए सवाल उठाया है उनसे जिनसे सवाल उठाना चाहिए, जो वक्त के बादशाह हैं उनसे, और जो सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको लोगों के सामने उन्होंने लाने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं और उनको हम इस्तकबालिया देना चाहते हैं और उनको आगे भी बढ़ने के लिए इनकरेजमेंट हमारा साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा देख के कि एक औरत होकर वो इस तरह हक़ के लिए लड़ रही हैं। हम अपने हक़ के लिए नहीं, हम सब के हक़ के लिए लड़ रही हैं। जो बातें हम शायद बोल नहीं पाते वो उसको सामने लेकर आती हैं।